नमस्कार मित्रों। तो जैसा कि आप लोग जान ही रहे हैं, आजकल यूजीसी रेगुलेशन 2026 को लेकर काफ़ी बवाल चल रहा है। खास करके जनरल कैटेगरी के जो लोग हैं वो काफ़ी इसके संबंध में बवाल कर रहे हैं कि सरकार ने बड़ा ही गलत किया, ये जनरल कैटेगरी के खिलाफ है। यूजीसी में जनरल कैटेगरी को सरकार नहीं चाहती कि बच्चे पढ़ें। ऐसे तमाम वीडियोज़ और तमाम ऑब्जेक्शंस, तमाम चीज़ें जो है जनरल कैटेगरी के लोगों के द्वारा कही जा रही हैं यूजीसी बिल के बारे में। मैंने भी 2-3 पोस्ट अपने फेसबुक प्रोफाइल पे किया था, तो काफ़ी लोग जो है इसमें उत्सुकता जताए कि श्रीमान इस पे कुछ बताएँ आप। अगर आप ये कह रहे हैं कि इसमें कुछ गलत नहीं है तो फिर बताएँ, इसको इलैबोरेट करें। कुछ लोगों का कहना था कि आप गलत तर्क बताएँगे, तो मैं ये कहता हूँ कि मैं तर्क नहीं बताना चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि जो एक्ट आया है वो एक्ट को मैं आपको पढ़ के सुना दूँ और आप खुद डिसाइड करिए ये सही है या गलत है। तो ज़्यादा इधर-उधर की बात ना करके आइए सीधे हम लोग एक्ट देखते हैं कि एक्ट में क्या है और कैसे इन चीज़ों को एक्ट में रखा गया है और क्या ये चीज़ें जनरल कैटेगरी के खिलाफ है। सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो एक्ट बनाया गया है यूजीसी के द्वारा, ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे केसेस में ये कहा था कि यूजीसी को एक बेहतर रूल और रेगुलेशन बनाना चाहिए ताकि जो उच्च शिक्षण संस्थान है उसमें जो भेदभाव होता है उससे बचा जा सके, उसको कम किया जा सके। तो यूजीसी ने उसी जो है कह लीजिए सुप्रीम कोर्ट के आदेशों और निर्देशों को ध्यान में रखते हुए ये बिल ड्राफ्ट किया और फाइनली ये जो है 13 जनवरी 2026 को गजट में पब्लिश कर दिया गया और उसी के साथ ये रेगुलेशन एनफोर्स हो गया, माने अब लागू हो गया है। सभी शिक्षण संस्थानों में इसे लागू कर दिया गया है। तो सबसे पहले तो आइए पढ़ते हैं कि ये जो बनाया गया है यूजीसी रेगुलेशन 2026, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। जरा हम ऑब्जेक्टिव पहले पढ़ते हैं। तो ऑब्जेक्टिव आप देख पाएंगे स्क्रीन पे, टू इरेडिकेट डिस्क्रिमिनेशन only on the basis of religion, race, gender, place of birth, caste, or disability, particularly against the members of scheduled caste and scheduled tribes, socially and educationally backward classes, economically weaker sections, persons with disabilities, or any of them, and to promote full equity and inclusion among the stakeholders in higher education इंस्टीट्यूशंस। इसमें कुछ चीजें मैं चाहता हूं कि आप जानें। यूजीसी का ये जो रेगुलेशन है ये कहता है कि इरेडिकेट डिस्क्रिमिनेशन, ये कहता है कि जो भेदभाव है उसको खत्म करने के लिए इस कानून को लाया गया। इस कानून का जो उद्देश्य है वो भेदभाव को खत्म करने के उद्देश्य से लाया गया है। अब ये क्या आधार पर भेदभाव, किन आधारों पर भेदभाव को खत्म करने का प्रयास किया जाएगा इसके माध्यम से, तो रिलीजन माने धर्म के आधार पर, रेस माने नस्ल के हिसाब से, जेंडर माने लिंग के आधार पर अगर भेदभाव होता है, प्लेस ऑफ बर्थ जन्म स्थान के आधार पर अगर भेदभाव होता है, कास्ट जाति के आधार पर अगर भेदभाव होता है, और डिसेबिलिटी या डिसेबिलिटी के आधार पर अगर भेदभाव होता है, तो इसको खत्म करने का इस रेगुलेशन का उद्देश्य होगा। अब इसमें आगे कुछ लोग कहेंगे कि इसमें लिखा हुआ है कि पर्टिकुलरली अगेंस्ट द मेंबर्स ऑफ SC ST सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। तो ये एक क्लास दे दिया है इस ऑब्जेक्टिव में कि जैसे मैंने बताया कि लोगों को सुरक्षा करना चाहिए, खास करके इनकी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ इन्हीं लोगों की सुरक्षा की जाएगी। कहने का मतलब समझिए, ऐसा नहीं कि भेदभाव सिर्फ इन लोगों के साथ खत्म किया जाएगा। भेदभाव सबके साथ खत्म किया जाएगा, खासकर इन लोगों के साथ भी खत्म किया जाएगा। इसका ये उद्देश्य है। चलिए, अब ये उद्देश्य के बाद अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ें तो इसमें हम जो ऑब्जेक्टिव में आपने देखा है कि धर्म, नस्ल, जात, लिंग, जन्म स्थान या दिव्यांगता, इस आधार पर कोई भी स्टेक होल्डर, अब स्टेक होल्डर माने हितबद्ध, हितधारक। हितबद्ध व्यक्ति किसे माना जाएगा, जैसे स्कूल में पढ़ने वाला स्टूडेंट हो गया, वहां पे काम करने वाला कर्मचारी हो गया, वहां पढ़ाने वाले अध्यापक हो गए, प्रिंसिपल हो गए, निदेशक हो गए, लाइब्रेरियन हो गया, चपरासी हो गया, लेबोरेटरी वाला हो गया। ये सारे लोग हितधारक माने जाएंगे। माने इनमें से किसी के भी साथ अगर भेदभाव होता है तो ये रेगुलेशन उनके ऊपर लागू होगा। अच्छा, अब जरा हम और आगे बढ़ते हैं। जब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो अब जो मेन ऑब्जेक्शन आ रहा है लोगों का, वो ये कह रहे हैं कि जब धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान और दिव्यांगता सबके आधार पे कह रहे हैं उन्मूलन करने के लिए, तो जाति में सिर्फ SC ST और OBC को ही क्यों इंक्लूड किया, बाकी जनरल को बाहर क्यों कर दिया। ये जरा मैं पढ़ देता हूँ ताकि आपको ये जो सेक्शन 3C है जिसमें कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन दिया है वो मैं पढ़ता हूँ, आप देख पाएंगे। कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन किसको माना जाएगा, डेफिनेशन दे रहा है, मीन्स डिस्क्रिमिनेशन ओनली ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट और ट्राइब अगेंस्ट द मेंबर्स ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस, यानी SC ST और OBC। अब काफी लोगों का कहना है कि क्या जनरल वालों के साथ भेदभाव नहीं होगा।
इस प्रोविजन को डालने की क्या जरूरत थी? अगर आप समानता स्थापित करना चाह रहे हैं तो इस प्रोविजन को डालने की आवश्यकता क्या थी? मैं आपको बता दूं कि जो आरक्षण की व्यवस्था है, जो रिजर्वेशन सिस्टम है, वो जाति पर ही आधारित है। अगर इस एक डेफिनेशन को वो नहीं डालते, धर्म के आधार पर उन्होंने डिफाइन नहीं किया, रेस के आधार पर डिफाइन नहीं किया, जन्म स्थान के आधार पर डिफाइन नहीं किया, उसमें बोला सबको इंक्लूड करो, लेकिन जाति के आधार पर इनको डिफाइन करना पड़ा। जाति के आधार पे अगर ये जनरल कैटेगरी को बाहर नहीं करते तो इसका साफ साफ ये अर्थ होता इस बिल के माध्यम से कि उच्च शिक्षण संस्थानों से सरकार या यूजीसी आरक्षण को खत्म कर देगी। आप जरा इस चीज को खूब गंभीरता से समझिए। ऐसा नहीं कि मुझे नहीं लगता कि सरकार ने इसको जानबूझ के डाला होगा कि जनरल खिलाफ के करो, लेकिन ये इसलिए डाला गया ताकि जो यूजीसी में रिजर्वेशन सिस्टम है वो बरकरार रहे, बहाल रहे। ये एक लाइन अगर न जोड़े तो यूजीसी यानी जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं वहां से रिजर्वेशन सिस्टम ही खत्म हो जाएगा। क्यों होगा जरा ये भी जान लीजिए। जैसे ही वो कहेंगे कि जात के आधार पर भेदभाव को खत्म करना, तो इमीडिएट जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं या जो ओबीसी के लोग हैं वो चले जाएंगे कोर्ट्स में या कंप्लेन करना शुरू कर देंगे कि साहब ये जात के नाते हमको इनको आरक्षण दे रहे हैं, हमको नहीं दे रहे हैं। तो ये डिस्क्रिमिनेशन खत्म करने का तो इनका इरादा है, लेकिन साथ ही साथ जो एक संतुलन बना रहे हैं कि आरक्षण भी बना रहे और ये समानता भी बनी रहे, तो इसमें थोड़ा सा अप एंड डाउन तो होना है। इसीलिए मैंने अपने फेसबुक पे भी कहा था कि इसमें जनरल कैटेगरी के खिलाफ कुछ नहीं, ये सरकार ने आरक्षण को बचाने के लिए जोड़ा हुआ है। चलिए, अब ये तो मान लीजिए हो गया। हमने बताया कि अगर इसको हटा देंगे तो इसके साथ जो है आरक्षण सिस्टम भी खत्म हो जाएगा, तो इसलिए इसको जोड़ना जरूरी था। अब मामला ये आता है कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि क्या सिर्फ जनरल कैटेगरी के बच्चे ही भेदभाव करते हैं? तो मैं आपको बता दूं, धर्म के आधार पर आप अगर कंप्लेन करिए ना, जैसे अब ज्यादातर लोगों का ये कहना है कि झूठी कंप्लेंट होगी, तो झूठी कंप्लेंट होगी। एक कहावत है, एक टिट फॉर टैट, जो जैसा करता है उसके साथ उसी तरह करो। मैं कहता हूं आपके खिलाफ किसी एससी या ओबीसी के स्टूडेंट ने झूठी शिकायत कर दी कि आप जात के आधार पर उसके साथ भेदभाव कर रहे हैं, तो आप भी उसके खिलाफ करो ना कंप्लेन। झूठा कर रहा हो आप भी झूठा करो कि हमको कह रहा है कि तुम बहुत बड़े हिंदू बनते हो, टीका लगा के आते हो, बड़ा पूजा पाठ करते हो, इस आधार पर हमको जो है ये परेशान कर रहा है। कहिए ना, एक्ट में ये कहीं नहीं लिखा है कि हिंदू हिंदू के खिलाफ नहीं करेगा या मुस्लिम मुस्लिम के खिलाफ नहीं करेगा। ऑल स्टेक होल्डर्स, कोई भी किसी के भी खिलाफ कर सकता है। जाति में जाति के आधार पर जो शिकायत है वो सिर्फ एससी एसटी ओबीसी की मानी जाएगी, लेकिन अन्य आधारों पे आप भी करिए। अगर कोई आपके ऊपर झूठा करता है तो आप भी झूठा करिए उसके ऊपर। जैसे मैंने फेसबुक पे भी एक कंप्लेन पोस्ट करी है, वो कंप्लेन में जरा पढ़ता हूं कि जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट अगर मान लीजिए कोई झूठा किसी के खिलाफ कंप्लेन कर रहा है, तो जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट भी तो झूठी कंप्लेन कर सकता है। अब जैसे मैंने डाला है, ये मैं जन्म स्थान के आधार पर मैंने डाला है, वो मैं पढ़ के सुनाता हूं, आप भी देखिए स्क्रीन पर आ रहा होगा। शिकायतकर्ता, ये एक शिकायत है कि शिकायतकर्ता जो XYZ कॉलेज का एक सामान्य वर्ग का छात्र है, यह आरोप लगाता है कि प्रतिवादी जो ओबीसी वर्ग का छात्र है ने महाविद्यालय परिसर के भीतर बार बार उसके जन्म स्थान से संबंधित आपत्तिजनक टिप्पणियां की, जैसे ठाकुरों के गांव की पैदाइश है। उक्त आपत्तिजनक और कलंकित करने वाले व्यवहार के कारण प्रतिवादी तथा उसके साथियों द्वारा शिकायतकर्ता को एक मान्यता प्राप्त महाविद्यालय गतिविधि में भाग लेने से रोका गया। शिकायतकर्ता का कहना है कि जन्मस्थान के आधार पर की गई इस प्रकार की प्रताड़ना और इससे उत्पन्न बहिष्कार ने उसे संस्थागत गतिविधियों में समान भागीदारी से वंचित किया तथा एक छात्र के रूप में उसकी मानवीय गरिमा को ठेस पहुंचाई, जो कि विश्वविद्यालय के अनुदान आयोग विनिमय 2026 के मिनिमम 3 के अंतर्गत भेदभाव की परिभाषा में आता है। तो कोई अगर आपके खिलाफ झूठी शिकायत करता है तो आप भी करिए ना, जन्मस्थान के आधार पर करिए। लिंग के आधार पे कोई महिला है, कोई लड़की है, उसके साथ कोई बदतमीजी करता है या इस यूजीसी का फायदा उठाना चाहता है, तो महिला कर सकती है ना कि मैं महिला हूं, इस मेरे साथ बदतमीजी कर रही है। या फिर वो जो है धर्म के आधार पे आप कर सकते हैं। तो शिकायत अगर झूठी होगी तो शिकायत झूठी करने के लिए जनरल कैटेगरी के भी पास बहुत सारे चांसेस हैं। आप ये नहीं कह सकते कि जनरल कैटेगरी के लोग नहीं कर सकते, वो भी कर सकते हैं। चलिए, मैं आपको एक और चीज इसमें बताना चाहता हूं। जो शिकायत करेंगे, मैं सबके लिए बता रहा हूं कि जनरल कैटेगरी का हो या एससी ओबीसी का जो भी हो, जब भी आप शिकायत करेंगे तो आपकी शिकायत में 3 चीज होनी चाहिए। अगर ये 3 चीजें नहीं होंगी तो आपकी शिकायत जो है यूजीसी कानून के आधार पर चलने लायक नहीं होगी। क्या क्या होना चाहिए? पहला तो भेदभाव का आधार क्या है, आपकी शिकायत में भेदभाव का आधार क्या है। जनरल कैटेगरी के जो लोग होंगे उनको धर्म के आधार पर, नस्ल के आधार पर, जन्मस्थान के आधार पर, लिंग के आधार पर, इन सब के आधार पर कर सकते हैं। और जो बैकवर्ड और एससी एसटी ओबीसी के लोग हैं वो सभी के आधार पर, माने जन्म, धर्म, जाति, लिंग, ये सब के आधार पर वो कर सकते हैं। तो आपको अपनी शिकायत में सबसे बड़ा ये रखना है कि भेदभाव का आधार क्या है। दूसरा, उस भेदभाव से आपकी शिक्षा में या मानवीय गरिमा में क्या क्षति हुई है, इसको आपकी शिकायत में लिखना है।
अगर कोई भेदभाव ऐसा हुआ है जिससे आपकी शिक्षा में कोई बाधा उत्पन्न नहीं हुई है या आपकी गरिमा में कोई बाधा उत्पन्न नहीं हुई है, तो ये यूजीसी के अंतर्गत ये शिकायत आपकी पोषणी नहीं होगी। और तीसरा ये होगा कि आप रिलीफ क्या चाहते हैं, आप इस शिकायत के द्वारा चाहते क्या है, ये 3 चीजें आपकी शिकायत में होनी चाहिए। शिकायत मैंने पढ़ के आपको सुनाई दिया, उसमें शिकायत करने वाले ने आधार भी लिया है कि जन्म स्थान के आधार पर क्या टिप्पणी कर रहा है वो भी मैंने लिख दिया है। फिर उसके आधार पर हमारा नुकसान क्या हुआ कि हमको संस्थागत कार्यों में भाग नहीं लेने दिया और उसके नाते हमारा नुकसान हुआ, और नुकसान होने के नाते हम चाहते हैं इनके ऊपर कार्रवाई हो। ये 3 चीजें होना बेहद जरूरी है। अब कुछ लोगों का कहना है कि समता कमेटी में तो कह रहे हैं खाली SC ST OBC के लोग होंगे, तो जरा इसको भी कंफ्यूजन को दूर कर लेते हैं कि एक्ट में क्या लिखा है। एक्ट आप देख पा रहे होंगे, ये सेक्शन जो है 5 उसका सब सेक्शन 6 यानी धारा 5 की धारा 6 में लिखा हुआ है। पहली बात तो संस्था का प्रमुख जो होगा वो अध्यक्ष होगा। समता कमेटी, इक्विटी कमेटी जो बनेगी उसका जो अध्यक्ष होगा वो संस्था का जो अध्यक्ष होगा उसी को। अब संस्था का अध्यक्ष किसे माना जा रहा है, तो कह रहे हैं कि या तो प्रिंसिपल होगा या निर्देशक होगा या वाइस चांसलर होगा। ये उस इक्विटी कमेटी यानी समता कमेटी का अध्यक्ष होंगे। 3 उसमें अध्यापक होंगे उस कमेटी में, 2 उसमें कर्मचारी होंगे अध्यापक के अलावा, जैसे लाइब्रेरियन हो गया, चपरासी हो गया, अन्य स्टेनो हो गया, अन्य लोग हो गए। 2 छात्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले 2 छात्र होंगे। समाज से 2 लोग होंगे, जो समाज में सम्मानित लोग हैं, प्रतिष्ठित लोग हैं, उनमें से 2 लोग होंगे। और इसमें दिया हुआ है कि समान अवसर केंद्र एक स्थापित किए जाए, उसमें एक समन्वयक होगा, वो इस कमेटी में होगा, यानी टोटल 10 लोग होंगे। इन 10 लोगों में अगर हम उसके नीचे वाला सेक्शन पढ़ें, धारा 5 की उपधारा 7 को पढ़ें, ये तो 6 में दिया है कि कौन कौन लोग होंगे। अगर हम 7 पढ़ें तो उसमें लिखा है कि समिति में अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांगजन, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, यानी SC ST OBC, महिला और दिव्यांग ये लोग भी होने चाहिए। मोटी मोटा तौर पे क्या कह रहे हैं कि SC ST OBC के लोग भी कमेटी में होने चाहिए। ऐसा नहीं लिखा है कि SC ST और OBC के लोग ही कमेटी में होंगे, ऐसा नहीं लिखा है, ऐसा लिखा है भी होने चाहिए। यानी जनरल कैटेगरी के लोग भी रहेंगे, SC ST OBC भी रहेंगे, महिला भी होनी चाहिए, दिव्यांग भी होना चाहिए। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि कमेटी में, आपके सामने रेगुलेशन है, देख लीजिए, बहुत ज्यादा मुझे सफाई देने की इसमें जरूरत नहीं है। अब शिकायत का निस्तारण कैसे होगा, तो शिकायत आप करेंगे कैसे, आप लिख के कर सकते हैं, ऑनलाइन सिस्टम वो लोग डेवलप करेंगे, आप उस पर कर सकते हैं, मेल के द्वारा कर सकते हैं। जब आप शिकायत कर देंगे तो उसके निस्तारण की व्यवस्था धारा 8 में दी हुई है। धारा 8 भी आप देख पा रहे स्क्रीन पे होगी। धारा 8 में जो व्यवस्था दी हुई है कि शिकायत का निस्तारण कैसे होगा, वो भी मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं, जरा देखिएगा। ये सबसेक्शन, ये 8 का सबसेक्शन जो है डी, ये कहता है कि जो कमेटी है वो 15 दिन के अंदर जो भी शिकायत प्राप्त होगी उसका निस्तारण करेगी और उस पर एक रिपोर्ट तैयार करेगी, और रिपोर्ट तैयार करके जो संस्था का हेड होगा, माने प्रिंसिपल, निदेशक या जो वाइस चांसलर है, उसको देंगे, रिपोर्ट देंगे। रिपोर्ट देने के बाद 7 दिन के अंदर जो संस्था का अध्यक्ष है उसको क्या करना है कि कार्रवाई करनी है। अगर साबित होता है कि हाँ ये भेदभाव हुआ है तो उसको कार्रवाई करनी है। अब आप कहेंगे कि कार्रवाई क्या करनी है, तो इसी में अगर आप जाएं, नीचे जो लिखा हुआ है जरा उसको हम पढ़ देते हैं। सबसेक्शन F में लिखा हुआ है, इन द इवेंट एनी कंप्लेंट इज मेड अगेंस्ट द, ये ई में देखिएगा, अपॉन रिसीट ऑफ द रिपोर्ट फ्रॉम द इंक्वायरी कमेटी द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन शैल इनिशिएट फर्दर एक्शन एज पर द रूल्स ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट विद इन 7 वर्किंग डेज। ये कह रहे हैं कि जो उच्च शिक्षण संस्थान है उसमें जो पहले से ही नियम बने हुए हैं उसी के अनुसार उनको कार्रवाई करनी है। और ये अब जरा इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, उच्च शिक्षण संस्थान में जो एग्जिस्टिंग रूल्स हैं, जो पहले से नियम बने हैं, आपको नया नियम बना के किसी को दंडित नहीं करना है। पहले से बनाए हुए नॉर्मली नियम क्या है वो मैं आपको बताता हूं। या तो बच्चे को या जो भी इसमें भेदभाव करने वाला है उसको वार्निंग दे दी जाएगी, उसको कंडेम कर दिया जाएगा, उससे माफी मंगवा ली जाएगी। बहुत होगा तो अगर कोई स्टूडेंट है तो उसको स्कूल से बाहर कर दिया जाएगा या क्लास में जाने से कुछ दिन के लिए रोक दिया जाएगा। यही व्यवस्था है। अब नया नियम बना के आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। अगर मान लीजिए इसी में आगे ये लिखा हुआ है, इफ ए केस अंडर द पीनल लॉज इज मेड आउट पुलिस अथॉरिटीज शैल बी इन्फॉर्म्ड फॉर दिस। ये कह रहे हैं कि अगर कोई केस ऐसा है जिसमें लगता है कि अपराध कारित हुआ है तो इसकी सूचना तत्काल पुलिस को दी जाएगी। अब यहां पे समझने वाली बात है कि अगर अपराध की बात है तो उसका विचारण और उसकी जो इंक्वायरी है वो पुलिस के द्वारा की जाएगी। अगर भेदभाव हुआ है ऐसा लगता है तो उस रिपोर्ट के आधार पर जो संस्था का हेड होगा, जिसने भेदभाव किया है, जो अक्यूज्ड है, जो आरोपी है, उसके खिलाफ जो संस्था में पहले से ही नियम है उसी के अनुसार कार्रवाई करनी होगी। अब एक चीज यहां पे और समझने वाली है कि क्या ये जो कार्रवाई करनी है ये सभी संस्थाओं का एक समान रूप से है। तो मैं आपको बता दूं कि जितनी यूनिवर्सिटीज हैं सारी यूनिवर्सिटी के रूल
अलग अलग होते हैं, उनके अपने रूल होते हैं, वो अपने रूल के हिसाब से एक्शन लेंगे। जो महाविद्यालय हैं, जो किसी भी विश्वविद्यालय से संबद्ध है, तो जिस विश्वविद्यालय से वे संबद्ध हैं उसका जो नियम होगा उसके अनुसार कार्रवाई करना होगा। अब मान लीजिए कोई आरोपी है, वो असंतुष्ट है कि नहीं ये तो जो हमारे खिलाफ कार्रवाई हुई गलत हुई है, तो आप इसकी अपील कर सकते हैं। विदिन 30 डेज आप इसकी अपील करेंगे। किसके पास? हर विद्यालय एक एम्बुसमेंट जो है, लोकपाल कहते हैं उसको नियुक्त करेगा। लोकपाल के पास आप शिकायत करेंगे, लोकपाल 30 दिन के अंदर आपकी शिकायत का निस्तारण, आपकी अपील का निस्तारण करेगा। और अगर लोकपाल को ये लगता है कि मामला थोड़ा सा पेचीदा है, तो इसमें वो एमिकस क्यूरे यानी एक न्याय मित्र, यानी ये कह लीजिए मोटे तौर पे कि वो वकील रख के मामले को समझ सकता है कि ये मामला क्या है और उसका निस्तारण वो करेगा। ये सारी चीजें, इसमें मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि जनरल कैटेगरी क्या दिक्कत है भैया? दिक्कत तो ये है, जाति व्यवस्था से ही अगर दिक्कत है तो जो आरक्षण है उसका विरोध करिए ना, आरक्षण का विरोध करिए। अगर आपको ये लगता है कि कोई जनरल कैटेगरी के बच्चों के खिलाफ झूठी शिकायत करेगा, तो जनरल कैटेगरी के बच्चों के पास भी तो बहुत सारे ऑप्शन है, वो भी करें ना झूठी शिकायत, कौन रोक रहा है? तो ये कहना कि ये एक्ट गवर्नमेंट ने जानबूझ के जनरल कैटेगरी के खिलाफ किया, मुझे ऐसा नहीं लगता। क्योंकि गवर्नमेंट को एक संतुलन बनाना था, जो आरक्षण है और जो समता है, इसके बीच जो संतुलन बनाना था, तो आरक्षण को बचाने के लिए वो एक लाइन उन्होंने जोड़ा है। ऐसा नहीं कि जनरल कैटेगरी के खिलाफ उन्होंने इंटेंशनली इसको जोड़ा है, ऐसा मुझे नहीं लगता एज सच। बाकी हर एक्ट में कुछ ना कुछ कमियां होती हैं, वो धीरे धीरे जब जनता, जैसे आप लोग विरोध कर रहे हैं, तो धीरे धीरे लेजिस्लेशन उसको संशोधित करता है, उसमें संशोधन हो जाता है, जो कमियां होती हैं दूर हो जाती हैं। मित्रों, ये मेरा व्यक्तिगत विचार है। आपको अगर ये लगता है कि इसका विरोध करना चाहिए, इसको हटाना ही चाहिए, आप स्वतंत्र हैं, जो समझ में आए करिए। और जो भी मित्रगण इस पर कमेंट करना चाहते हैं, मैं चाहता हूं कि पूरा वीडियो देखें, उसके बाद ही कमेंट करें। अनावश्यक कमेंट करेंगे तो आप ही परेशान होंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। धन्यवाद।